हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है बजटरी डेफिसिट टॉपिक को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उनको बजटरी डेफिसिट कब मिलता है। एंड बजटरी डेफिसिट का मतलब है कि जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, वो ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू द एस्टिमेटेड रिसीट, तो उस सिचुएशन को हम बजटरी डेफिसिट कोट करते हैं, कहते हैं। और बजटरी डेफिसिट के आपके टोटल 3 वेरिएंट है, 3 टाइप है, जिनमें से पहला टाइप हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिनिश किया है, जो कि था रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब आपको मैंने बताया था कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, तो उस सिचुएशन को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और इस डेफिसिट वाले सिचुएशन से के अराइज होने से इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह के इम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, या फिर उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस तरह की बातों के साथ हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट का टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है। आज का क्लास भी कंटिन्यू क्लास रहेगा प्रीवियस टॉपिक का ही, जहाँ पे हम बजटरी डेफिसिट के अदर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम शुरुआत करेंगे फिस्कल डेफिसिट से। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्राइमरी डेफिसिट। तो चलें क्लास को स्टार्ट कर लें, और आज हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट। आपको बताया हुआ है कि टोटल 3 टाइप के डेफिसिट अराइज हो सकते हैं, जिसमें से रेवेन्यू फिनिश करने के बाद नाउ वी कम टू द फिस्कल डेफिसिट। और ये है क्या, इसका मीनिंग हम देखेंगे पहले। आफ्टर दैट हम इसके भी इम्प्लिकेशंस देखने के बाद इनके सॉल्यूशंस पे चलेंगे। सो फिस्कल डेफिसिट आपको मैंने वर्ड बाय वर्ड जो है वो बता रखा है। डेफिसिट का मतलब तो देखें, कमी की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं खर्च ज़्यादा होता है, एक्सेस हो जाता है अगर एक्सपेंडिचर, और अगर मैं एक्सपेंडिचर कह रही हूँ तो आप एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ही मीन करेंगे। और रिसीट के रिलेशनशिप को देखते हैं, तो जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड रिसीट से ज़्यादा हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट का मतलब ये है, ठीक है। अब फिस्कल को रिलेट कर दिया जाए अगर इसके साथ, तो फिस्कल डेफिसिट क्या बनता है। तो फिस्कल डेफिसिट सिंपल सा एक टर्म है, जहाँ पे हम देखते हैं एक्सेस हो जाता है अगर गवर्नमेंट का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर एक्सेस है ओवर द किसकी तुलना में, तो ओवर द टोटल रिसीट। और इन तमाम बातों को, ये एक्सपेंडिचर की बातें आप टोटल कह रहे हो, तो एक टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि किस टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हम टोटल बोल रहे हैं। बिकॉज एक्सपेंडिचर इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप कंटिन्यूटी में खर्चा करते हो, सरकार करती है खर्च। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट की जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये दोनों हम देखेंगे एक फिस्कल ईयर के दौरान। सो ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू द टोटल रिसीट, तो इस सिचुएशन में फिस्कल डेफिसिट अराइज हो जाता है। तो घाटा कब होगा सरकार को, वित्तीय घाटा हिंदी में अगर कहें तो ये घाटा सरकार को तब होगा जब उनको एक वित्तीय वर्ष में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करना है, दैट इज द टोटल रिसीट, और जो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर उनको करना है, दैट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब ये दोनों अनबैलेंस्ड हो जाता है, और अनबैलेंस्ड कुछ इस तरह का कि टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू द टोटल रिसीट, सो सच सिचुएशन रेफर्स टू फिस्कल डेफिसिट। ये एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के दौरान देखी जाने वाली टॉपिक है, या देखी जाने वाली वाला डेफिसिट है। यहाँ पे एक बात और मेंशन करूँ कि जब हम टोटल रिसीट की बातें करते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट को जो टोटल पैसा रिसीव होता है इकोनॉमी में,
बजट रिसीट में हमने पढ़ा है वो दो तरह का है। एक है रेवेन्यू रिसीट, गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पर पैसा रिसीव होता है, और अगला होता है कैपिटल रिसीट, गवर्नमेंट को कैपिटल के तौर पर भी पैसा रिसीव होता है। रेवेन्यू मतलब रेगुलरली जो पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, कैपिटल रिसीट मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट को कभी कभी रिसीव हो रहा है। रेवेन्यू रिसीट में आपको मैंने दो सोर्सेज बताए थे, एक था आपका टैक्स रेवेन्यू और एक है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये सारे सोर्सेज से जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है वो इंक्लूडेड है आपके किस में, टोटल रिसीट में। बट यहाँ पे ये टॉपिक बताने का मतलब ये है कि जो कैपिटल रिसीट है उसके सोर्सेज अगर आप याद करोगे तो कैपिटल रिसीट में एक इंपॉर्टेंट सोर्स आता है, दैट इज बोरोविंग्स। अगर हमने याद रखा है तो बोरोविंग्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके कैपिटल रिसीट का। उसके अलावा अदर भी हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स है, डिसइन्वेस्टमेंट है, स्मॉल सेविंग्स है। देयर आर लॉट मोर सोर्सेज फॉर कैपिटल रिसीट। सो जब भी हम फिस्कल डेफिसिट को डिस्कस करेंगे और फिस्कल डेफिसिट का कैलकुलेशन करेंगे तो इसके कैलकुलेशन को करते वक्त हम टोटल एक्सपेंडिचर की बातें करेंगे, जो टोटल खर्चा सरकार करती है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। तो ये सारे खर्चे आपके सरकार के आ जाते हैं, ये खर्चों को देखते हैं। और जब हम टोटल रिसीट की बात करते हैं तो इसमें भी आपके हर तरह के रिसीट के सोर्सेज आएंगे, टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कैपिटल रिसीट के अदर सोर्सेज हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो बोरोविंग्स रहेगा उसको हम लोगों को एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। टोटल रिसीट में जब आप बोरोविंग्स को हटा दोगे, घटा दोगे, तब जो पैसा बचेगा उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा है एक फिस्कल ईयर में, तो जितना एक्सेस है आपका टोटल एक्सपेंडिचर उसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यहाँ पर अगर फिस्कल डेफिसिट को बात करें कि कैसे निकालेंगे, तो फिस्कल डेफिसिट को निकालेंगे आप टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर एक साल में हो रहा है गवर्नमेंट का, और उसमें घटाएंगे टोटल रिसीट को, जो भी पैसा सरकार रिसीव करती है, और उस टोटल रिसीट में हम पहले हटा देंगे बोरोविंग्स, जो गवर्नमेंट बोरो करती है पैसों को फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक एक्सटर्नल सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज। तो जो भी बोरोविंग अमाउंट होगा उसको हटा दिया जाएगा और फिर टोटल रिसीट से कंपेयर करके देखा जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है, और जितना एक्सेस वो आएगा उतना ही फिस्कल डेफिसिट भी होगा। सीधी सी बात है, अगर सवाल आ रहा है कि बोरोविंग हम क्यों हटा रहे हैं टोटल रिसीट में से, तो टोटल रिसीट मीन्स द टोटल मनी जो गवर्नमेंट रिसीव करते हैं। अब देखिए, पैसा सरकार प्राप्त कर रहे हैं, उस तरह से कई वैरायटी के पैसे गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं, जैसे बोरोविंग है। बोरोविंग्स भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पैसा देता है एज एन गवर्नमेंट बोरोविंग के थ्रू भी पैसा रिसीव करते हैं। लेकिन जो बोरोविंग के द्वारा या जो बोरो किया हुआ अमाउंट ऑफ मनी होता है वो कहीं से भी गवर्नमेंट की अर्निंग नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह की लाइबिलिटी है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ रहे हैं तो बोरो किया हुआ पैसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो लगता है कि पैसा आया, लेकिन ये फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज वो पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर याद करें, जो पैसा गवर्नमेंट को खर्च करके कोई लाइबिलिटी घटती हो, तो कहीं ना कहीं बोरोविंग जो है वो एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। आज नहीं करना पड़ेगा, बट लेटर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा। इसलिए टोटल रिसीट में से बोरोविंग हटाकर हम बाकी के पैसों को देखते हैं कि कितना पैसा आया एंड देन कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है। दोनों का जो भी डिफरेंस बन रहा है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। ये तमाम बातें जो भी होंगी ये एक फिस्कल ईयर के लिए होंगी, ये हम याद रखेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होंगी। फाइनेंशियल ईयर वैरीज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट। नाउ फटाफट से जाने कि फिस्कल डेफिसिट अगर इकोनॉमी में अराइज होता है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़ेंगे, मतलब इस
तरह के डेफिसिट, इस तरह के घाटे की स्थिति जब अराइज हो ही जाती है तो इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं फिस्कल डेफिसिट के, जिसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे देखो सीधी सी बात है, मैं एक बार और आपको ब्रीफ ही कर देती हूँ कि डेफिसिट मतलब घाटा, कमी। अब पैसों की कमी हो रही है तो इसका प्रभाव कुछ खास अच्छा नहीं पड़ेगा। तो जो भी इम्प्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे वो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, वो आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। बट नेगेटिव में भी क्या क्या इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं हम उनको पॉइंट वाइज यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब कर्ज का जाल। अब ये क्या भाई ये बात है, डेब्ट ट्रैप क्या है? तो अगर इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट अराइज होता है, अगर सरकार को फिस्कल डेफिसिट फेस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में, तो इस सिचुएशन के लिए सरकार क्या करेगी? अगर फिस्कल डेफिसिट आ गया, मान लें टोटल जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना था वो 900 करोड़ का करना था, सपोज दैट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें, 2020 टू 21 की हम बातें कर रहे हैं अगर, तो टोटल खर्च गवर्नमेंट को 900 करोड़ का करना था। बट इन द इकोनॉमी व्हेन द गवर्नमेंट कैलकुलेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करा तो वो था 900 करोड़ का, और जब टोटल रिसीट गवर्नमेंट ने निकाला, सपोज दैट उन्होंने कैलकुलेट किया, तो वो उनको मिला 500 करोड़ का। ओके, यहाँ पे डिफरेंस आता है 400 करोड़ का, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में, इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो टोटल 400 करोड़ का है। अब सवाल है कि ये पैसा सरकार कहाँ से लाएंगे? ये 400 करोड़ का जो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है एज इन कमी हो रही है, इस पैसों की ज़रूरत है खर्च करने के लिए, पैसे चाहिए सरकार को, और खर्च को गवर्नमेंट अवॉइड नहीं कर सकती बिकॉज वैरायटी के एक्सपेंडिचर्स हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो खर्चों की रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट को ये पैसा चाहिए ही चाहिए, खर्च करना है उनको। तो इन पैसों के रिक्वायरमेंट को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? तो वो एक बेहतर उपाय अपना सकती है, और उपाय के तौर पर जनरली जो गवर्नमेंट स्टेप लेंगे वो यही रहेगा कि गवर्नमेंट इसके लिए बोरो कर लेंगे। 400 करोड़ की कमी पड़ रही है, इकोनॉमी का जितना कैपेसिटी था पैसा जनरेट करने का उतना इकोनॉमी कर चुकी, 500 करोड़ की कैपेसिटी थी भाई, उतना पैसा जनरेट हो गया है। अब इकोनॉमी के कैपेसिटी से बाहर की बात हो रही है, इतना एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट एक काम करेगी कि 400 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उसको वो बोरो कर लेंगे, उसको वो उधार ले लेंगे कि ठीक है इसको उधार ले लिया जाए। तो जब गवर्नमेंट बोरो करते हैं 400 करोड़ का, गवर्नमेंट ने अपना बोरोविंग्स जो है वो बढ़ा दिया, बोरो कर लिया। तो जब बोरोविंग किया जाता है, जब उधार लिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना होता है? क्या 400 करोड़ की बोरोविंग करी गई थी तो क्या सिर्फ 400 करोड़ ही वापस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर और भी कोई अदर लाइबिलिटी क्रिएट होती है? तो इसका जवाब है कि अदर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी। तो जब बोरो किया जाता है तब तो डायरेक्टली लाइबिलिटी अराइज हो ही जाता है, और बोरोविंग के साथ साथ जब जब बोरो करती है गवर्नमेंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने की लाइबिलिटी के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, अब सरकार के पास, सरकार ने लिया 400 करोड़ का उधार, 400 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट बना, लेट सपोज इसके साथ 20 करोड़, या हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, आर्बिट्ररी मान ही रहे हैं, तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि 40 करोड़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी बनता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी है,
इंटरेस्ट ध्यान देंगे, इंटरेस्ट को जो पे किया जाता है, इंटरेस्ट, ये एग्जाम्पल है किसका, इंटरेस्ट का जो पेमेंट सरकार करती है, तो पेमेंट कर रही है मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है। गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगी 40 करोड़ एक्स्ट्रा वो पे करेगी तो खर्चा कर रही है, और इंटरेस्ट के तौर पर जो पैसा वो खर्च कर रही है वो क्या एग्जाम्पल है, तो इंटरेस्ट के तौर पर किया गया पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, बिकॉज ये इंटरेस्ट के तौर पर जो 40 करोड़ सरकार एक्स्ट्रा देगी उससे इस 400 करोड़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। 40 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करके गवर्नमेंट को कोई एसेट भी नहीं मिलेगा, बट ये फिर भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। इन दिस वे जब सरकार बोरो करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी चुकाना है, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि बढ़ेगा। अब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब गवर्नमेंट को ज़्यादा करना पड़ रहा है, और सपोज कि रेवेन्यू के तौर पर जो पैसा गवर्नमेंट रिसीव कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उनके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है, तो ये सिचुएशन कौन से प्रॉब्लम को राइज करेगा, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस है ओवर द रेवेन्यू रिसीट, तो भाई फिर ये प्रॉब्लम जो है ये रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा, और ये स्थिति इकोनॉमी में अराइज हो जाएगी, सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट फेस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हुआ था, पैसों की कमी थी, पूरा नहीं कर पा रही थी सरकार, तो उन्होंने उधार ले लिया। उधार ले लिया तो यहाँ तक की बात ठीक थी, लेकिन अब समस्याएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहली समस्या प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ेगा, दूसरी समस्या उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट चुकाना होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा है तो फिर रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट आया तो एक बार फिर से इकोनॉमी में क्या होगा, टोटल गवर्नमेंट को खर्चा, चूँकि ये एड ऑन तो होता ही जाएगा ना इकोनॉमी में, तो एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट फिर अपना टोटल एक्सपेंस जब निकालेगी तो पता चला कि रेवेन्यू के तौर पर घाटा तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, टोटल रिसीट कम आ रहा है, और इकोनॉमी में क्रिएट होगा एक वीसियस सर्कल। इकोनॉमी में एक वीसियस सर्कल क्रिएट हो जाएगा, जहां पर इकोनॉमी में एक बार फिस्कल डेफिसिट आएगा, उससे धीरे 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 करके इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, उससे वापस से इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और इकोनॉमी इस चक्र में फंस जाएगी, चलती चली जाएगी, और इसी डेट के ट्रैप को हम डेट ट्रैप कह रहे हैं, जो अराइज होगा फिस्कल डेफिसिट के कारण। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके पास पैसे हैं नहीं, और अगर डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर से गवर्नमेंट को और एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट नए लोन लेकर के अपने पुराने लोन्स को, अपने पुराने लाइबिलिटीज़ को चुकाएगी, नए लोन से फिर से प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, उससे फिर से इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी बढ़ेगी, फिर से रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, जिससे टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ओवर हो जाएगा, तो फिर से फिस्कल डेफिसिट आएगा, और इकोनॉमी इस ट्रैप में फंस जाएगी। सो दिस इज अ बैड इम्प्लीकेशन जो कि क्लियरली आपको फिस्कल डेफिसिट के कारण देखने को मिलता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आपने इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज समझना है कि फिस्कल डेफिसिट आने से सरकार उसको ठीक करने के लिए उधार लेने लगती है। जब उधार लेती है तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और इंटरेस्ट पेमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जब ये बढ़ता है तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है, और इससे एक बार फिर से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, और ओवरऑल इकोनॉमी में इस तरह की समस्याएं इंक्रीज होती चली जाती है कि इकोनॉमी में डेट ट्रैप अराइज होता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन जो गवर्नमेंट को हो रहा है फिस्कल डेफिसिट के कारण। गवर्नमेंट को कहें या इकोनॉमी पर कहें कि ये इम्प्लीकेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या हो सकता है। तो जब इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट आएगा तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी इकोनॉमी पर बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अब ये कैसे होगा, फटाफट से चलें इसके बारे में बात करें। देखें, सपोज सरकार को फिस्कल डेफिसिट आया है 500 करोड़ का, घाटा निकाला है सरकार ने,
और उनका घाटा आया 500 करोड़ का। अब इतने पैसे तो है नहीं, क्या करें, उधार लिया था तो कर्ज का जाल बन गया था देश में, ठीक है, तो चलो उधार नहीं लेते हैं, कोई दूसरे उपाय से हम इस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि फिस्कल डेफिसिट में अगर बोरो कर लेते हैं तो इकोनॉमी में बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसों की जो नीड है उसके लिए हम आरबीआई से मदद लेते हैं। ये एक उपाय हो सकता है कि आरबीआई से गवर्नमेंट जो है वो मदद मांगे। और आरबीआई क्या करेगी सरकार के लिए कि आरबीआई के पास एक पावर है दैट इज इश्यूइंग ऑफ न्यू करेंसीज। आरबीआई ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट हाँ नए नोटों को ज़रूर छाप सकती है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज कर सकती है वो। अब जब आरबीआई के अपनी कैपेसिटी है कि वो नए नोट्स इशू कर सकती है, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, सरकार के घाटे की स्थिति से उबरने के लिए उनके लिए नए नोट को प्रिंट कर देगी, प्रिंट, ठीक है। तो जब आरबीआई नए नोट 500 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट, सरकार जो है वो अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ के बदले में आरबीआई से न्यू करेंसीज प्रिंट करा लेंगे और नई करेंसीज छपकर सरकार को मिल जाएगी। अब जब ये 500 करोड़ सरकार के पास आएगा तो इन पैसों का सरकार ने क्या करना है, अब इन पैसों को सरकार को खर्च ही तो करना है, इकोनॉमी में ही खर्च करना है, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के नीड्स थे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा नीड थे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के, वो अब फुलफिल हो जाएंगे, गवर्नमेंट उस पैसों को खर्च कर देगी। ये पैसा कहाँ खर्च होगा, इकोनॉमी में खर्च होगा। ये पैसा सरकार इकोनॉमी में खर्च करेंगे, इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले जितना था अब उसमें 500 करोड़ और ऐड हो जाएगा। जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो वो पैसा कहाँ तक पहुँचेगा, लोगों तक पहुँचेगा। और जब आपके और मेरे हाथ में क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो हमारी परचेजिंग जो पावर है उसमें इंक्रीमेंट आएगा, हमारी क्रय करने की जो क्षमता है, खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और जब हम ज़्यादा खरीदने के कैपेबल हो पाएंगे तो हम ये काम करेंगे, खरीदेंगे, और इस स्थिति में डिमांड जो है वो बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ जाएगा और अगर इसके कंपैरिजन में सप्लाई कम होता है, डिमांड के कंपैरिजन में अगर सप्लाई कम होता है, तो इस स्थिति में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, महंगाई बढ़ने लग जाएगी। और जब प्राइसेस बहुत बढ़ेगी तो देश में इन्फ्लेशन अराइज हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट मेनली बोरो करने के लिए आरबीआई के पास जाती ही है, अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई के पास ही जाती है। और आरबीआई इस स्थिति से उबरने के लिए नए करेंसीज को प्रिंट कर देती है। जब वो न्यू करेंसीज को प्रिंट करती है, इससे ओवरऑल इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। और जब क्वांटिटी ऑफ मनी देश में बढ़ता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं, महंगाई आ जाती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर अराइज होता है। ये भी एक बैड इम्प्लीकेशन है जो कि फिस्कल डेफिसिट के कारण देखने को मिलता है। Now move on to the next point under the topic implications of fiscal deficit। और फटाफट से बात करें नेक्स्ट की, तो अगला जो पॉइंट है वो है फॉरेन डिपेंडेंस। देखिए सरकार जो है जब उनको फिस्कल डेफिसिट होता है, तो मैं अगेन वही बात कहूँगी, जब घाटे की स्थिति है सरकार का तो 600 करोड़ की कमी हो रखी है। अब सरकार ने क्या करना है, अगर बोरो किया तो इस स्थिति में डेट ट्रैप आ जाएगा, अगर आरबीआई से बोरो किया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो क्या कोई अदर उपाय हो सकते हैं, तो देखिए अदर ऑप्शंस तो नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है कि सरकार जो है वो दूसरे देश की गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर ले। और जब गवर्नमेंट ये काम करती है कि दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट से या दूसरे अदर कंट्रीज से गवर्नमेंट जो पैसे बोरो कर लेते हैं, तो इससे इकोनॉमी एक तरह से उस इकोनॉमी की गुलाम हो जाती है जिस इकोनॉमी से गवर्नमेंट ने पैसे बोरो किए हैं। गुलाम एज इन नॉट लिटरली गुलाम हो जाती है, बट वो एक
वर्चुअल फॉर्म में गुलाम हो जाती है कि आपको डिपेंडेंसी दिखने लगती है कि वो इकोनॉमी हमारी उस सर्टेन इकोनॉमी पर डिपेंड कर रही है जहाँ से हमने पैसे बोरो करे हैं। हमारे ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो थोड़े बहुत हैम्पर होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, बिकॉज हमने उनसे पैसे बोरो किए हुए हैं। तो जब तक हम उनका पैसा वापस नहीं करेंगे वो हमारे लिए और अपने फ़ायदे के लिए हमारे ऊपर किसी भी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं, थोप सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विदेशी निर्भरता बढ़ जाती है अगर देश में वित्तीय घाटा होता है तो, और सरकार के पास कोई चूंकि उपाय नहीं है, उनको उधार ही लेना है। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट उधार ले लेते हैं और हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी डिपेंडेंसी ऑन दी अदर कंट्रीज इंक्रीज होती है, विच इज़ अगेन a bad implications of fiscal deficit. Next point is hampers future growth. देखिए, अगर इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट आता है तो उससे फ्यूचर ग्रोथ भी हैम्पर होता है। वाई? बिकॉज अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर ही रहे हैं और कोई सोर्स ना बोलें, अभी हम इन जनरल बात करते हैं कि पैसों की कमी है तो क्या किया जाए। इकोनॉमी में पैसे तो अराइज होंगे नहीं, बिकॉज जितने थे उतने तो इकोनॉमी से क्रिएट एज इन रिसीव कर ही लिए गए, अब उससे ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं। तो बोरोइंग इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द फिस्कल डेफिसिट। अब अगर उधार लिया जाता है तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और जितना पैसा आपने बोरो किया है अब आपको उससे ज़्यादा लौटाना पड़ेगा क्योंकि अब इंटरेस्ट भी ऐड हो चुका है। तो बोरोइंग से होता क्या है कि एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता जाता है, और जब आपके पास फ्यूचर में ये बोझ है आपके ऊपर कि मुझे कर्ज लौटाना है, मुझे इतने पैसे चुकाने हैं, तो जो जनरेशन अपकमिंग जनरेशन जो है वो जो भी अर्न कर रही है उनका मेजर पोर्शन चुकाने में जा रहा है, कर्ज चुकाने में जा रहा है, उस कर्ज को चुकाने में जा रहा है जो प्रीवियस लिया गया है, पहले ही ले लिया गया है। तो यहाँ पे जब फ्यूचर जनरेशन कर्ज चुकाने में सारे टाइम लगी रहेगी तो उनका खुद का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, वो कहीं ना कहीं बाधित होगा, और ये एक बैड इम्प्लीकेशन फिस्कल डेफिसिट का इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। कि इसको एग्जाम्पल में समझें, सपोज दैट कि ये एक आदमी है और इसने उधार ले रखा था और अब इस आदमी की मौत हो गई, लेट्स सपोज कि इसकी मौत हो गई, तो इनके बेटे साहब हैं ये, और अब चूंकि इनके फादर ने लोन ले रखा था, अब ये रहे नहीं, तो इस स्थिति में इनको ही इनके कर्ज को लौटाना है। अब ये बंदा जो भी कमा रहा है वो कर्ज लौटाने में इसको देना पड़ रहा है, तो इसका जो खुद का ग्रोथ है, इसका जो खुद का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, बिकॉज इसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन आ चुका है जो इनके फादर साहब के कर्ज लेने के कारण था। तो इस ऑब्लिगेशन में ये जब तक डूबा रहेगा, इस बोझ में ये जब तक रहेगा, इसका खुद का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, और यही हालत इकोनॉमी की होती है, देश की होती है। सो इस तरह से एडवर्सली अफेक्ट करता है फिस्कल डेफिसिट हमारे इकोनॉमी में, और ये कुछ बैड इम्प्लीकेशंस हैं जो फिस्कल डेफिसिट के देखने को मिलते हैं। नाउ बात करते हैं मेजर्स, उपाय क्या हैं। तो देखिए, मेजर्स के तौर पर फिस्कल डेफिसिट का कोई उपाय नहीं है। तो हम अगर मेजर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सोर्सेज एज इन कि अगर देश में फिस्कल डेफिसिट हो ही चुका है तो फिर उसको पूरा करने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। फिस्कल डेफिसिट के रूप में घाटा हो जाने पर गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे। अब ज़रा उसकी बात करें अगर, तो सोर्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट मेनली आपके दो हैं, ठीक, दो ही सोर्स हो सकते हैं फिस्कल डेफिसिट के। एक तो बोरोविंग, पैसों की कमी है, कोई उपाय नहीं, उधार ले लें। बोरोविंग्स की बात जहाँ पर आती है तो बोरोविंग्स का मतलब हम सबको पता है, फंड्स है ये एक तरह के जो बढ़ाए जाते हैं सरकार के द्वारा तब जब उनको पैसों की रिक्वायरमेंट हो। तो बोरोविंग की अगर हम बात करें उपाय कितने हैं, तो उधार लेने के उपाय जो हैं वो आपके दो हो सकते हैं। उपाय यानी आप बोलो ना सोर्सेज कितने होते हैं सरकार के, मैं आपको ये टॉपिक ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ फिर से। दो सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के बोरो करने के, इंटरनल सोर्सेज
और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्सेज। गवर्नमेंट इन दोनों में से किसी भी सोर्स से पैसा बोरो कर सकती है और अपने फिस्कल डेफिसिट के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, बट दिस इज नॉट अ मेजरमेंट, दिस इज नॉट अ मेजर, उपाय नहीं है ये सिर्फ एक सोर्स है। इससे मतलब बोरोइंग के थ्रू गवर्नमेंट जब अपने फिस्कल डेफिसिट की ज़रूरत को पूरा करती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की समस्या ख़त्म नहीं होती है, ये फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम को और ज़्यादा जनरेट ही करता है, लेकिन इसके अलावा उपाय नहीं है। इसलिए बोरोइंग करना एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है फिस्कल डेफिसिट का। वहीं दूसरी तरफ और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो दूसरा सोल्यूशन हो सकता है विच इज़ कॉल्ड डेफिसिट फिनेंसिंग। Deficit financing. What is deficit financing? So deficit financing को define करें, it is a process of printing new currencies. Process of printing of new currencies is called deficit financing, which is कौन करेगा ये, कौन प्रिंट करेगा, तो RBI करेंगे। तो जब RBI जो है वो न्यू करेंसीज को प्रिंट करते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक उपाय हो सकता है, एक सोर्स होता है फिस्कल डेफिसिट का, और इस तरह से गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वाया RBI, थ्रू RBI। अब सवाल है कि क्या ये रिलायबल सोर्स है? तो जस्ट लाइक द बोरोइंग, ये भी कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। रिलायबल कहने का मतलब है ऐसा सोर्स नहीं है जिससे फ्यूचर में गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं आएगी और घाटा ठीक हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी भी उपाय का इस्तेमाल किया गया फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए, तो भी सरकार के ऊपर भविष्य में समस्याएं जो हैं वो बढ़ेंगी। बोरो किया गया है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग किया गया है तो इससे गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी जो है उस पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, और इस तरह से हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट के अगर देखे जाए तो कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कोई फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी के साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और एक लास्ट डेफिसिट बचता है विच इज़ प्राइमरी डेफिसिट। होप हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे, और इस चैप्टर के जो भी बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक होंगे उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।